गुड इवनिंग बच्चों, नमस्ते। आवाज आ रही है क्या बच्चों? आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए, गुड गुड। हाँ बेटा, बहुत टाइम के बाद में क्लास लग रही है ना? तो बीच में एक दिन तो वीक आपका संडे आ गया था, एक दिन छुट्टी हो गई थी। हाँ, ये बत्ती जाए। चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज सबसे पहले बॉन्ड फिशन के बारे में, बॉन्ड के क्लीवेजेस के बारे में, है ना? तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बॉन्ड फिशन। देखिए, क्योंकि हमने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम रिएक्शन की बात करेंगे तो हमको बॉन्ड को तोड़ना है और बॉन्ड को बनाना है। तो बॉन्ड को हम तोड़ते कैसे हैं? 11th का हाइड्रोकार्बन नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बेटा, पूरा फिर से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कुछ भी ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। कंप्लीट हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाएगा बेसिक से स्टार्ट करके, इसलिए मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है ना? तो किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है अपने को। चलिए, अब इधर फोकस करिए आप। अब मैं आप लोगों की चैट पे ध्यान नहीं दूंगा, इधर अपने कंसेप्ट पे आते हैं अपन। तो बॉन्ड फिशन जो है बच्चों दो टाइप से होते हैं। कैसे दो टाइप से? एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। देखिए, मान लीजिए मेरे पास में कोई दो आइडेंटिकल एटम के बीच का बॉन्ड है, या इवन टू हेट्रो एटम के बीच में बॉन्ड है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लीवेज करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो आपको एरोस बनाना पड़ते हैं। मैं यहां पर आपको एरोस बनाना भी सिखा रहा हूं, है ना? अब देखिए, बॉन्ड दो टाइप से कैसे टूट सकता है कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। एक इस ए ने मिलाया है, एक इस ए ने मिलाया है। अब हम जब तोड़ रहे हैं तो वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं उनका हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब फिर से दोनों को अलग करना है। एक इस ए ने मिलाया है, इस ए ने मिलाया है। अगर हम दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब हमने क्या करा, हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर। ध्यान रखिएगा, एरोस बता रहा हूं मैं यहां पे। जब हम दो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं तो एरोस ऐसा बनाते हैं, कंप्लीट एरो। और जब एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग शिफ्ट करते हैं तो जो एरो हम लोग लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं, हाफ एरो बनाते हैं। तो होमोलिटिक क्लीवेज की जब बात होगी तो एरो जो बनेगा वो हाफ बनेगा, जैसा कि मैंने यहां पे बनाया है ये। अब बच्चों, जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा ए हैविंग दी ऑड इलेक्ट्रॉन। यहां क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ए के पास है और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास है। तो दीज आर दी स्पेशीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो स्पेशीज है बच्चों, दीज आर न्यूट्रल स्पेशीज, इन पे कोई चार्ज नहीं होगा, दीज आर न्यूट्रल स्पेशीज। और अगर हम देखें कि इसमें ए के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं या बी के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अगर मैं हाइड्रोजन वाले को छोड़ दूं, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो डुप्लेट का केस होता है। बाकी जितने भी केस होते हैं वो ऑक्टेट के होते हैं बच्चों। तो ऑक्टेट के हिसाब से यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स। इन स्पेशीज में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं पर अगर हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज पे जाएं तो यहां पर भी हमने जैसे ए और ए आइडेंटिकल ले लिया, ए और बी दो डिफरेंट एटम ले लिए। अब देखिए, ए और ए में तो क्या होगा, क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हम बॉन्ड को किधर भी तोड़ सकते हैं। लेकिन ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होगा,
तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, अगर ये मैं कंडीशन दे दूं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ जाएंगे। तो ए और बी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ। और देखिए एरो में बनाऊंगा पूरा वाला, तो इधर मैंने जो एरो बनाया वो हाफ, और यहां पर जो एरो में ड्रॉ कर रहा हूं वो फुल है बच्चों। ऐसे ही इसमें तो किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने इधर शिफ्ट किया। हमेशा ध्यान रखिएगा एरो इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट हो रहे हैं उसका डायरेक्शन बताता है। जैसे यहां देखिए इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, बॉन्ड में। आफ्टर क्लीवेज कहां गए, एक इस ए के पास एक उस ए के पास। तो एरो जो हमने बनाया है वो बीच में से, क्योंकि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हुए ए के तरफ, तो हमेशा एरो इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट का डायरेक्शन बताता है। एक स्टेटमेंट अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन रिएक्शन मैकेनिज्म एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग का डायरेक्शन बताता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो जिस ए से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पे तो बच्चों आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ए बी की अगर हम बात करें तो अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन बी के तरफ गए हैं, तो ए के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास में हेट्रोलिटिक क्लीवेज एंड दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में यहां पर जो भी हमारे पास में होगा वो कैटायन और एनायन, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही रहेंगे हमेशा। इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सेकेंड क्या बोलेंगे हम, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अगर कैटायन बनता है तो कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर एनायन की बात करें हम तो एनायन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो कैटायन होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और जो एनायन होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इस टाइप से हम लोग बॉन्ड को तोड़ते हैं। दिस इज ए रेडिकल, इसको हम लोग फ्री रेडिकल नाम देते हैं, जिसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन है। इट इज नोन एज फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का जो सबसे पहला कंसेप्ट था कि बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं, बॉन्ड का अगर हम फिजन करते हैं तो बॉन्ड फिजन में किस प्रकार से स्पेशीज का फॉर्मेशन होता है। अब अगले उसमें आते हैं हम लोग, अगले कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक को ही हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए इन केस ऑफ होमोलिटिक फिजन, जैसे अगर रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो होमोलिटिक फिजन में होता क्या है, मतलब हम किस प्रकार से होमोलिटिक फिजन को कैरी आउट करते हैं। फर्स्ट कैसे हो सकता है सर, प्लीज गिव एग्जांपल। बेटा एग्जांपल पे आऊंगा, पहले समझा तो दूं कि क्या हो रहा है ना, उसके बाद में फिर एग्जांपल पे आऊंगा। और अगर आपका कुछ छूट जाता है ना बेटा तो आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा। चलिए, होमोलिटिक फिजन के लिए हमने क्या बोला कि या तो हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैसियस फेज, और इसको हम लोग
गैस फेज में कैरी आउट करते हैं, जबकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज के लिए हमको चाहिए पोलर सॉल्वेंट, एंड with increase in polarity, cleavage favors। तो जैसे जैसे हम लोग सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्लीवेज और आसान होता जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, आपने कैटायन और एनायन को अलग करना है, तो सीधी सी बात है कैटायन और एनायन को हम जब अलग करते हैं तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए। यहां पर मैं एग्जांपल लेकर के बात कर रहा हूं, हालांकि बाद में उसको हटा दूंगा। मान लीजिए मेरे पास में ए और बी है। अब देखिए अगर ए और बी हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले एटम हैं तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपने जब सॉल्वेंट इसमें ऐड किया तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, इसमें पानी डाल दिया। अब पानी हमारा पोलर सॉल्वेंट है, आप जानते हैं सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा पोलर और नॉन पोलर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं बच्चों अपन। तो जो पोलर सॉल्वेंट है पानी, अब पानी क्या करेगा, तो पानी अपने डायपोल मूवमेंट से इसको इस प्रकार से ब्रेक करके और इसके आसपास सॉल्वेशन की लेयर फॉर्म करेगा। दिस इज द स्फीयर ऑफ सॉल्वेशन। अरे बात समझ में? तो होगा क्या कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास सॉल्वेंट अपनी लेयर बना रहा है। अब कैटायन और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसको हम लोग नाम देते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। तो यहां पर सॉल्वेशन एनर्जी लिबरेट होगी, और सॉल्वेशन एनर्जी जो निकल रही है बच्चों, वही तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो है, मतलब यहां से जो लिबरेट होगी वो यहां कंज्यूम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब मेरे पास में इस सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा पोलैरिटी होने पर यहां पर सॉल्वेशन का एक्सटेंट कम होगा या ज्यादा होगा? अगर पोलैरिटी ज्यादा होती है तो एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन कम होता है कि ज्यादा होता है? बिल्कुल सही है, ज्यादा होगा। सोचो, ज्यादा सॉल्वेशन का मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, और ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब ज्यादा एनर्जी का निकलना। तो जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी उतना इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो अभी ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड हियर एंड विद इंक्रीज इन पोलैरिटी क्लीवेज जो है वो फेवर होता है। तो जब भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड को तोड़ेंगे हम, सॉल्वेशन एनर्जी जनरल होती है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी सिर्फ पानी के लिए है। तो अगर मैं यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी बोलता हूं तो भी गलत नहीं है क्योंकि मैंने वाटर लिखा है, पर अगर मैं अदर देन वाटर एनी सॉल्वेंट, यहां मैंने सॉल्वेंट लिखा है ना, तो एनी सॉल्वेंट के लिए अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। और वही अगर पानी के लिए बोल रहे हैं अपन, स्पेशली वाटर, तो उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज ए स्पेसिफिक एंड सॉल्वेशन एनर्जी इज ए जनरल, इसलिए मैंने जनरल लिखा यहां पे। ओके, आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है अरुल? चलिए, तो बच्चों हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज, इन दोनों में अपन किस प्रकार से सॉल्वेंट की मदद लेंगे। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। मैं आप ही से पूछता हूं बच्चे, एक बात बताइए, कौन सा क्लीवेज आपको ज्यादा आसान लग रहा है? कौन सा ज्यादा आसान लग रहा है? मतलब सीधी सी बात है, जिसमें स्पीशीज को सेपरेट करना। चलिए चलिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां कर दी है। चलिए सुन लीजिए, मुझे एक बात बताओ यार, जब मैं होमोलिटिक क्लीवेज पे जा रहा हूं तो स्पीशीज जो बन रही थी वो स्पीशीज क्या थी? दीज आर दी न्यूट्रल स्पीशीज। तो दो न्यूट्रल स्पीशीज के बीच में जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं
और दो चार्ज स्पेसिस के बीच में जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं, तो मैं एक बात बता दूं आपको, यहां पर चार्जेस स्ट्रांग होंगे. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू गेट सेपरेट. वो जो अट्रैक्शन है उसको अलग करने में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है. मतलब होमोलिटिक क्लीवेज इज इजियर देन हेट्रोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में, होमोलिटिक क्लीवेज जो होता है, इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, requires more amount of energy. रीजन क्या लिखेंगे बच्चों? रीजन लिखेंगे टू सेपरेट अपोजिट चार्जेस. अपनी कॉपी में लिख लें. टू सेपरेट अपोजिट चार्जेस, दैट इज कैटायन एंड एनायन, will require greater amount of energy because they are held by strong electrostatic attraction. Because they are held by strong electrostatic attraction. लिख लिया आपने स्टेटमेंट? Separation of cation and anion requires greater amount of energy because they are held by strong electrostatic attraction. ठीक है, चलिए. अब एक आध बच्चे ने जैसे एक सिंपल डाउट पूछा है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब हेट्रो एटम. हाँ बोल सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज. क्या होता है बच्चों, हम कल को रिएक्शन में Cl का बॉन्ड भी हेट्रोलिटिकली तोड़ेंगे. अब बताओ, Cl तो आइडेंटिकल एटम है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मीडियम एंड रिएक्शन कंडीशन दे मे अंडरगो हेट्रोलिटिक क्लीवेज. तो ऐसा जरूरी नहीं है. अपने दिमाग से आप ये हटा दें, ऐसा जरूरी नहीं है. हेट्रोलिटिक क्लीवेज दो आइडेंटिकल एटम के बीच में भी होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है. ऐसे ही होमोलिटिक क्लीवेज, अब H और Br के बीच में हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज भी करवाएंगे. जबकि होमोलिटिक क्लीवेज भाई दो डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन फिर भी हम होमोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं होता है. अरे बात समझ में? शानदार बेटा. सॉल्वेशन एनर्जी तो कैटायन फॉर्मेशन के बाद रिलीज हुई, तो बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ? बेटा थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ के देखना, हर सिस्टम के अंदर अपनी एक एनर्जी होती है. ऐसा नहीं होता है वहां पे जीरो एनर्जी नहीं होती, उसकी इंटरनल एनर्जी होती है. लेकिन इंटरनल एनर्जी कभी भी रिएक्शन डिसाइड नहीं करती है. इसके हजारों लाखों मॉलिक्यूल पहले ही टूट जाएंगे और उनकी एनर्जी से अगले हजारों लाखों मॉलिक्यूल, करोड़ों मॉलिक्यूल टूटते हैं. तो एक सिस्टम की अपनी एनर्जी होती है ना. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट इन थर्मोडायनामिक्स. ये थर्मोडायनामिक्स का बहुत बेसिक सा पॉइंट है बेटा. ठीक है, चलिए. तो अब आते हैं इसके बाद में अगला. अगर मुझे होमोलिटिक क्लीवेज करवाना है या हेट्रोलिटिक क्लीवेज करना है, एक बात बताइए, इन केस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज क्या हमें कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएजेंट स्पेशीज की आवश्यकता लगेगी क्या? कैसे हो जाएगा? जो क्लीवेज है वो कैसे हो जाएगा? तो हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज के लिए हमें जो एक्सटर्नल एजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट, तो यहां बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट्स आर रिक्वायर्ड. पता है आपको इसमें एक्सटर्नल एजेंट कौन होते हैं? एक्सटर्नल एजेंट होते हैं बच्चों हेल्पर. एक्सटर्नल एजेंट फॉर होमोलिटिक क्लीवेज आर हेल्पर. हेल्पर का यहां पर पूरा मतलब है, एक एक से हम लोग उसको वो करते हैं. H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट
रेडिएशन की बात हो रही है। P फॉर peroxide, R फॉर रिफ्लक्स एंड R फॉर रेडिकल। ये हमारे पास में होमोलिटिक क्लीवेज में यूज होने वाले एक्सटर्नल एजेंट है। मतलब कोई भी अपने आप नहीं टूटेगा, हम एक्सटर्नली इनकी मदद लेंगे। जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमको एक तो सॉल्वेंट लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, एक हम लोग एसिड्स और एक बेसिस, इनकी मदद लेते हैं। तो सॉल्वेंट की मदद से, एसिड्स की मदद से और बेसिस की मदद से हेटेरोलिटिक क्लीवेज को हम लोग करवाएंगे, और वहीं पर होमोलिटिक क्लीवेज हम लोग हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रिफ्लक्स एंड रेडिकल से करवाएंगे। मुझे लगता है इसमें आपको हर चीज क्लियर होगी। एक रिफ्लक्स का मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूं। देखिए रिफ्लक्स क्या होता है, किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्लोज कंटेनर में हीट करना इज नोन एज रिफ्लक्स। तो अगर कभी एरो पे आपको रिफ्लक्स मिल जाए, तो रिफ्लक्स मिले मतलब आप समझ लीजिएगा कि दे आर बेसिकली सजेस्टिंग यू कि आप रेडिकल पे जाइए। इनको देख करके रेडिकल की फील आपको जनरेट करना है रिएक्शन में। तो रिफ्लक्स मतलब क्लोज कंटेनर में किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करना, हीटिंग द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन ए क्लोज कंटेनर, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो ये होता है होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब बॉन्ड फिजन से क्या मिलता है, तो बॉन्ड फिजन लीड्स टू, अगर कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बोकैटायन, हमने बोला कैटायन एनायन बन रहा है, तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव आया तो कार्बोकैटायन, अगर कार्बन पर नेगेटिव आया तो कार्ब एनायन, अगर कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। फिर कार्बन पर ही न्यूट्रल स्पेशीज जिसका नाम है कार्बीन, हम लोग सबके बारे में बात करेंगे, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, बच्चों इन सभी को हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। दे आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जब भी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर इनमें से कोई एक इंटरमीडिएट उस रिएक्शन में आपको मिलेगा इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में कब होती है और मल्टी स्टेप में कब होती है। तो सिंगल स्टेप में हमने बोला था देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ओनली ट्रांजिशन स्टेट। कुछ याद आ रहा है क्या पिछली क्लास का? सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनते सिंगल स्टेप में, लेकिन मल्टीपल स्टेप की बात हमने की थी, तो बीच में एक स्पीशीज बनती है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो दीज आर द 6 इंटरमीडिएट्स। अब इनके बारे में बता दूं मैं, ये सब सेल चेंज करना बच्चों, 1 मिनट, सेल चेंज हो रहा है। इंटरमीडिएट के बारे में क्या क्या बोलूंगा मैं, देखो, दे ऑल आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। कोई मेरे से बोले कि सर ये बनती है क्या रिएक्शन में? बिल्कुल बनती है।
सर हमने इनको डिटेक्ट किया है क्या? हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है, उनसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो दे आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। जनरली हम इनको आइसोलेट नहीं करते हैं। देखिए देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है तो उनकी लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है ना। ये जो कैनॉट बी आइसोलेटेड के लिए मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक से एक चीज बता सकता हूं, क्योंकि आप लोगों ने काइनेटिक पढ़ लिया है, आई नो इन फिजिकल केमिस्ट्री, वहां पे आप हाफ लाइफ का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो जिनकी स्टेबिलिटी कम होती है उनकी हाफ लाइफ की वैल्यू कम होती है। दे हैव शॉर्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से आप लोग रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो यहां पर भी वही बात हो रही बच्चों, और हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। देवांशी बेटा, आर वी गोइंग टू स्टडी कंप्लीट जीओसी? जीवीओसी का रिवीजन करवा दिया है। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो हाइड्रोकार्बन में रिक्वायर्ड है। चलिए आप लोग रिलेटेड चैटिंग करो यार बच्चों, ये सब चीजें तो हाइड्रोकार्बन की है ना, उससे रिलेटेड बातें कर रहा हूं मैं। यस, अब एक बात बताइए, इनमें से कुछ आप लोगों ने सुने होंगे। क्या सुने होंगे? कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। 11th में कुछ कुछ पढ़ते समय आप लोगों ने इनके बारे में बात की होगी। कार्बोकैटायन और कार्बेनायन तो स्टेबिलिटी हम लोगों ने अभी रिवीजन क्लास में भी डिस्कस की है ना बच्चों। अब यहां पर आप देखिए कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन, बच्चों ये कम यूज होते हैं, इसलिए इनको मैं जनरल अगर पढ़ा भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इनकी बातें हम कब करेंगे? जब इनकी रिएक्शंस आएगी, तब तक हम इनको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर कल को कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा बताइए कि इनमें ये सब क्या है, तो दे ऑल आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रिएक्शन में अपने को मिलेगा बच्चों। एक बच्चा बोल रहा है आइसोलेटेड। बेटा आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट कर पाना। जैसे कार्बोकैटायन को मैंने बनाया, अब मेरी इच्छा हो गई कार्बोकैटायन बना करके बोतल में रख दूं मैं, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। जैसे होता है ना कंपाउंड ए एक बोतल में भरा हुआ है, उसको लिया मैंने, कुछ कुछ रिएक्शन करे, कंपाउंड बी बन गया, और बी को मैंने बोतल में भर के रख दिया, तो वो स्टेबल है, आइसोलेट होते, इसलिए मैंने उनको ऑब्टेन किया और स्टोर कर दिया। कैटायन, एनायन, रेडिकल, ये जो इंटरमीडिएट है, ये सेपरेट नहीं किए जा सकते। मतलब यू कैन नॉट हैव ए कंटेनर फिल्ड विद कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बनाया मैंने, उसको कंटेनर में भर के रख दिया, कल सुबह यूज करना है, ऐसा संभव नहीं है। तो आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि हम उसको सेपरेट करके स्टोर नहीं कर सकते। वो बनता है, पता है इन इंटरमीडिएट की जो लाइफ होती है बच्चों, वो कितनी होती होगी? आप इमेजिन करके देखिए कितनी होना चाहिए। एक्चुअल में इनकी लाइफ जो है बहुत कम है, इतनी कम है कि बहुत कम है, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएंगे, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। अरे बात समझ में? चलिए, तो अब मैंने आपको यह बता दिया क्लीवेजेस कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट कैसे होते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले कार्बन फ्री रेडिकल पे। तो हमारा अब जो है हाइड्रोकार्बन का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर, मतलब पहला पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम अल्केन की बात करते हैं ना बच्चों, तो अल्केन से रिलेटेड बातों पे हम लोग आ रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले फ्री रेडिकल के बारे में बात करेंगे। तो अगला हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज फ्री रेडिकल, या मैं बोलूं कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि मैं तो कार्बन से रिलेटेड ही बातें करूंगा, तो इसलिए कार्बन फ्री रेडिकल। देखिए एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन, ये दो ऐसे इंटरमीडिएट है जिनका हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है। कार्ब एनायन का भी यूज है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा लिमिटेड यूज होता है, लेकिन दो इंटरमीडिएट का बहुत ज्यादा यूज होता है।
तो कैटायन के बारे में हम लोग बातें करेंगे जब हम अल्कीन पे जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर रिलेटेड बातें वहां पर होगी। तो जब उसका एप्लीकेशन होगा तब हम उसकी बहुत सारी बातें करेंगे। इस चैप्टर में हमको, मतलब अल्केन वाले पोर्शन में हमको फ्री रेडिकल की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम एक काम करते हैं, पहले फ्री रेडिकल के बारे में जनरल बातें करते हैं। अब जनरल बातों में क्या है, सबसे पहले तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बेसिक अभी मैंने आपको बता ही दिया, कार्बन फ्री रेडिकल, दिस इज कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन विथ ऑड इलेक्ट्रॉन, कार्बन विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे, देयर आर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। दिस इज न्यूट्रल, लेकिन मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो बोलूंगा बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब आप बोलते हैं ना बच्चों, तो कभी कभी पता है आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या ये लेविस एसिड है क्या। अब लेविस एसिड होना और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने में कुछ संबंध होगा, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा बच्चों। लेविस एसिड किसको बोलते हैं अपन, जरा सूची करके देखो आप लोग। लोन पेयर, लोन पेयर डोनर नहीं यार बेटा, आदित्य लोन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए। कार्तिक भी गलत कर रहे हो भाई, लेविस एसिड की बात कर रहे हैं अपन, यस लोन पेयर एक्सेप्टर। लेकिन एक बात बताओ, इसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब मैं बोल सकता हूं बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर है तो आई थिंक 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है। क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा क्या, नहीं होगा। वेरी गुड, तो इट इज नॉट ए लेविस एसिड, इट इज नॉट ए लेविस एसिड। लेकिन फिर भी डेफिशिएंट है भैया, 8 पूरे नहीं है तो डेफिशिएंट तो बोलना पड़ेगा, है ना। भले वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पर सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा ना, तो इसलिए डेफिशिएंट है। और होता क्या बच्चों, हमने पिछली क्लास में जब बातें की थी तो हमने बोला था कि डेफिशिएंट अगर है तो मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल। चलिए फिर अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन पे जाएं बच्चों, तो क्या लगता है आपको कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होना चाहिए। आई थिंक आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हैं बच्चों। क्या करना होता है अपन को, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, लोन पेयर काउंट करना। तो इसमें लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड है। चलिए, तो सिग्मा बॉन्ड होने के कारण हम इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कुछ कुछ लोगों ने sp3 लिखा है, हालांकि ज्यादा नहीं, उनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, पर जिन्होंने sp3 लिखा है थोड़ा सा ध्यान देना अपने को बच्चों, है ना। और sp2 अगर है तो हम बोलेंगे इट इज ए प्लेनर, ये प्लेनर है बच्चों। लेकिन कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं बट CF3 रेडिकल, आपको पता है CF3 रेडिकल जो होता है इसमें जो S कैरेक्टर, अब देखो sp2 में आपको पता है S कैरेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है भाई। sp2 अगर मान लो है तो 33% और 66% S और P का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 3 बॉन्ड में क्या होता है, S कैरेक्टर 33 33 33 33.33 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो उसके अंदर S कैरेक्टर घटता है। मतलब CF3 में जो CF बॉन्ड है बच्चों, उसके अंदर S कैरेक्टर 33% नहीं है, वहां पर S कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा और P कैरेक्टर बढ़ जाएगा। एक्चुअल में ये सब बेंट रूल है जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, मैं उस डिटेल में नहीं जा सकता यहां पर, लेकिन मैं हमारे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछने के हिसाब से बात कर रहा हूं कि CF3 जो है इट इज नॉट हैविंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S कैरेक्टर इन ऑल द ऑर्बिटल। जो 3 ऑर्बिटल है
सॉरी उनमें तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, लेकिन जो एक खाली वाला है उसके अंदर भी एस कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। इस कारण से इसका हम लोग बोलते हैं शेप पिरामिडल है। और आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये पिरामिडल शेप में है, इसका मतलब हम इसको sp3 कैटेगरी में रखेंगे। तो कभी कभी हमको उलझा देते हैं, लेकिन अगर यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा, अगर यहां कार्बन और हाइड्रोजन है देन इट इज sp2। तो ज्यादातर हमारे एग्जांपल जो है वो sp2 के हैं, एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने आपको नोट करवा दिया कि CF3 रेडिकल की अगर कोई हमसे बात कर ले तो बच्चों हमको बताना है कि वो sp3 होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बॉन्डिंग में मिलेगा बच्चों, और अब आप बॉन्डिंग को यहां पे ज्यादा छेड़ नहीं सकते, इतनी इंफॉर्मेशन ही हमारे लिए सफिशिएंट होती है। रीजन एक और बार, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एस कैरेक्टर कम हो जाता है, पी कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो जब पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा CF बॉन्ड में और एस कैरेक्टर घट जाएगा, तो बचा हुआ एस कैरेक्टर उस अनपेड वाले जो हाफ फुल ऑर्बिटल है वहां जाएगा, तो वो भी अनहाइब्रिड होने की बजाय हाइब्रिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए ऐसा होता है, बस इससे ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग यहां पर मैं नहीं डिस्कस करूंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है। तो नाउ यू आर फेमिलियर विद बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब बात आती है हाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज डिसाइडेड। चलिए, तो अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। यार बच्चों, जब कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे तो हमको पता है कि भाई कार्बन डेफिशिएंट है। अब डेफिशिएंट के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट के केस में हम लोग बोलते हैं कि जो देने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला जो होता है, वो डेफिशिएंट को स्टेबलाइज करेगा। भाई डेफिशिएंट मतलब क्या है? मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। अब मेरे पास क्योंकि पहले ही इलेक्ट्रॉन साथ है, अब मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आ जाए तो भाई पहले ही मेरे पास कम है और मेरे से और इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो सीधी सी बात है कि वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करेगा। ये बातें मुझे आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी कुछ एग्जांपल्स जो लिए हैं जीओसी के रिवीजन में, तब इन चीजों को मैंने आप लोगों को देखना सिखाया था। तो ये आप लोग फेमिलियर होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप। अब बच्चों, हमारे पास 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। याद होगा आप लोगों को कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है? एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है हमारा, जल्दी से बताओ मुझे, सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, पता है मैंने आप लोगों से क्यों लिखवाया यहां पे? अब मैं उसका रीजन बता दूं। 50 से 60% लोगों ने इसमें इंडक्टिव लिखा, प्रखर ने एरोमेटिसिटी लिखी, रेडिकल में एरोमेटिसिटी होती नहीं है। जिन लोगों ने इंडक्टिव लिखा है वो पता है जब क्वेश्चन करेंगे ना तब भी पहले इंडक्टिव ही सोचेंगे। भैया सूची का ऑर्डर चेंज करो। अगर आपने पहले इंडक्टिव सोचने की आदत बना ली तो गलतियां करोगे बच्चों, गलतियां होगी, करोगे नहीं, हो जाएगी। इसलिए दिमाग में सबसे पहले रेजोनेंस लाना है। अगर याद नहीं रहता तो कहीं अपनी कॉपी में एक स्टेटमेंट लिख लो, while thinking about electronic effect think first resonance then hyperconjugation then inductive। एक लाइन अपनी कॉपी में कहीं भी नोट करके जल्दी से लिखो। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में सोचेंगे, whenever we think about electronic effect think first about resonance, hyperconjugation and inductive।
ये ऑर्डर चाहिए मुझे, मतलब कल को अगर मैं आपसे फिर पूछता हूं तो मुझे ये आंसर चाहिए आप सभी लोगों से। आदत बनाओ, गलतियां मिनिमाइज ऐसे ही होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर हम लोग देखेंगे रेजोनेंस, इट डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड देन इसके बाद में हम आएंगे इंडक्टिव पे। क्या होता है बच्चों, मैं इंडक्टिव की यहां पर वैल्यू कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, अगर इंडक्टिव और रेजोनेंस है, आपने गलती से रेजोनेंस छोड़ के इंडक्टिव लगा दिया तो जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन सही होगा, पर आपने इंडक्टिव भूल गए और रेजोनेंस लगा दिया तो ज्यादा चांसेस है आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या बोला था मैंने स्टेटमेंट, व्हाइल थिंकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और जिसको लिखने में दिक्कत आती है ना, हिंदी में लिखा करो भाइयों एंड बहनों, मैं बहुत क्लियरली समझा रहा हूं, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, बात याद रहना इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में सोचेंगे, ऑर्डर बना ले, रेजोनेंस, मिजोमेरिक रेजोनेंस एक ही बात है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। ठीक है, चलिए अब हम क्या काम करते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और उन एग्जांपल से हम लोग बातें करते हैं। चलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्टेबिलिटी बतानी होगी यहां पे, है ना बच्चों। वन टू थ्री फोर, इस ऑर्डर में आप इसका आंसर लिख के बताइएगा मुझे। चलिए 2 क्वेश्चन करिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया फर्स्ट वाला, ओके देख लेते हैं बच्चों। चलिए इसमें डिग्री वाइज अगर बात करें तो 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। अगर यहां पर हम देखेंगे तो इन दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिख देते हैं। यहां पे यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां आप देखेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताइए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपको कहां दिख रहे हैं, तो आई थिंक सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमको दिख रहे हैं थर्ड वाले में, तो 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आएगा फोर्थ वाला, देन इसके बाद में 2 और इसके बाद में 1। तो 3 4 2 1 शुड बी द ऑर्डर। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करेंगे और उससे जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ये आएगा इन एग्जाम्पल फर्स्ट। कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम? चलिए सेकंड में आते हैं। अब सेकंड में देखेंगे कि इसके अंदर रेजोनेंस है, इसके अंदर भी रेजोनेंस है। आई थिंक दिस इज रेजोनेंस विथ 3 डिग्री। और अगर मान लीजिए हम
इसकी बात करें तो ये वाला रेजोनेंस विथ 2 डिग्री, ये बच्चों विनाइल रेडिकल है। आपको शायद पता होगा sp2 या sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर रेडिकल और कैटायन नहीं पता है तो आप लिख भी सकते हैं। sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर रेडिकल और कैटायन बहुत अनस्टेबल होता है। सर अल्फा वाला हाइड्रोजन समझ नहीं आया। यार बेटा मुझे लगता है कि या तो तूने कोई क्लास ही अटेंड नहीं की इसके पहले रिवीजन वाली, कैसे समझ में नहीं आया। इसके पड़ोस के अल्फा बोलते हैं कार्बन, उनके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए मैं आप लोगों को हर चीज बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोई बात 1 2 3 बार पहले पढ़ा चुके हैं, अब उसको आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज रेडिकल, ये अल्फा है। नहीं बेटा मतलब देखो इसको ऐसे मत फील करो कि मैंने तुमको बोला है। क्लास में अगर होते हैं ना तो भी मैं तुमको डांटता। क्या होता पता है, जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं ना तो पिछली चीजें हमें याद होनी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है और आपको याद हो ये पूछना हमारा अधिकार है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बात बताओ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे बातें खत्म होती जाएगी, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? आप कैसे एग्जाम देंगे? आपका प्रिपरेशन कैसे होगा? मुझे तो हर साल बोलना है तो मैं 1 साल में 10 बार भी बोलूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इसलिए कॉपी को डेली रिवाइज करने की आदत बनाओ। हर दिन आपको आधे घंटे कॉपी रिवाइज करना है। अभी थोड़े समय बाद हम लोग जूम पर ही डाउट क्लासेस भी लगाना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग की जो प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सिलेबस आगे सरकेगा उसके बाद, तो वहां पर आप लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फिर डील करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, दिमाग चलाने वाला काम चालू होता है जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कर लेते हैं बच्चों। क्योंकि तब तक क्या होता है, आप लोगों को मैं कुछ भी सिखाऊंगा हर बार क्या लगेगा, ये तो नया है, ये तो नया है। एक बार जो नया नया पढ़ने वो थोड़ा डाउन हो जाए, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, फिर इसके बाद में हम लोग जो है इस टाइप की चीजों पे काम करेंगे। तब तक आपको कॉपी पढ़ना है डेली। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या बोला, पहले मैं ऊपर वाले क्वेश्चन बता दूं। इसके पड़ोस में यहां 2 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पड़ोस में ये कार्बन अल्फा, इस पे 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पड़ोस में दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहां है, 3 हाइड्रोजन यहां है, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पड़ोस में ये अल्फा, ये अल्फा। इस वाले पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि ये कार्बन जुड़े हुए हैं। इस पे 3 हाइड्रोजन, इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने लगाया, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन जब बराबर होता है तो इंडक्टिव पे जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन जब बराबर है, जैसे यहां देखो, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो मैंने फिर इंडक्टिव को ज्यादा वेटेज दे दिया। लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेशन अगर मान लीजिए सेम हो नहीं है, तो फिर हम लोग इंडक्टिव के बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए, यहां मैंने आपको क्या बोला बच्चों, इसके लिए मैं बता रहा था विनाइल फ्री रेडिकल। अगर sp या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर, अगर sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर रेडिकल या कैटायन आता है, इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग बहुत इजीली आंसर निकाल लेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट दोनों में बराबर है, तो इंडक्टिव पे हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाएंगे। इसकी डिग्री 3 है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 3, यहां पर 2, तो इसके पास हो गए टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस रेडिकल के लिए बोल रहा हूं मैं, 3 और 2 5। यहां पर आप बात करेंगे तो 2 ही है, तो इट इज हैविंग 2 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस दोनों में सेम है, लेकिन इसमें डिग्री 3 डिग्री है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इंडक्टिव ज्यादा है। इसका मतलब आंसर हो गया आपका 2 हाईएस्ट देन 3। फोर्थ मैंने बोला हाईली अनस्टेबल है, तो इसलिए आ जाएगा 1 और उसके बाद में आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर रहेगा। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं अपन। चलिए,
आगे बढ़ जाओ ना। हाँ, अब देखिए थोड़े से रेडिकल को लेकर ही मैं बातें करना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को स्टेबिलिटी समझ में आ जाए, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आगे उनमें स्टेबिलिटी का अपना इंपॉर्टेंस है बच्चों। पहले तीनों क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, फिर एक एक से हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गए बच्चों? ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं अपन। 3 का ऑर्डर आप लोग बता दीजिए पहले। गुड, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप देखो कि ऑलमोस्ट सभी सही जा रहे हैं। कुछ कुछ गलत भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही है। चलिए इधर देखिएगा, यहां पर पीएच का रेजोनेंस, पीएच3 का रेजोनेंस, अलाइलिन और यहां पर अल्काइल। एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है, अब सुन लीजिएगा क्या है। कोई भी अगर मान लो मेरे पास में बेंजाइलिक, अब बेंजाइलिक में क्या हो सकता है बच्चों? 2 बेंजीन की रिंग, 3 बेंजीन की रिंग। नॉर्मली अगर मैं अलाइलिक से कंपेयर करूं तो ज्यादा स्टेबल है। ये मैं एक स्टैंडर्ड ऑर्डर आपको लिखवाना चाह रहा हूं। अगर मैं 3 डिग्री आर रेडिकल की बात करूं, वो ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से। अगर मैं
2 डिग्री की बात करूं, दैट इज मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू 1 डिग्री, दिस इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं विनाइल की, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बेंजीन के ऊपर जो रेडिकल आता है उसकी, और फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे रेडिकल है तो। ये मैंने एक स्टैंडर्ड ऑर्डर आपको बताया है। मतलब क्या है बच्चों, कुछ बच्चों ने जो गलती की मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। इधर देखिए, दीज आर बेंजाइलिक अलाइलिक, तो भाई सीधी बात है बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक में भी 3 बेंजीन की रिंग है, यहां पर 1 बेंजीन की रिंग है। तो हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए दैट इज 2 1। अब यहां पर गड़बड़ हुई है, कुछ स्टूडेंट ने क्या करा 3 4 लिखा, कुछ लोगों ने 4 3 लिखा है। तो मैं क्यों बताना चाह रहा था ये ऑर्डर, इसलिए कि कैटायन के केस में लफड़ा होता है। 3 डिग्री अलाइलिक वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, इवन बेंजाइलिक वाले से भी ज्यादा स्टेबल होता है कैटायन में। ये मैं कैटायन में फिर से बात करूंगा, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो रेडिकल के केस में बहुत क्लियर कट हिसाब है। जहां रेजोनेंस है वहां प्रेफरेंस देंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। यहां रेजोनेंस है, यहां सिर्फ इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस वाला डोमिनेट करेगा, इसलिए 2 1 3 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने 3 4 4 3 में मिस्टेक की है उन्होंने अपना दिमाग कहीं ना कहीं कैटायन से रिलेट करके लगाया होगा, उस पर अपने को ध्यान देना है। और ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर मैंने लिखा है जो आप दिमाग में रख सकते हैं बच्चों। क्या एग्जाम्पल 3 सबको क्लियर हो गया है? आगे बढ़ जाए हम बच्चों, तो जल्दी से अब आप लोग एग्जाम्पल 4 जो है उसका जवाब दीजिए। बेंजीन के पहले क्या लिखा है? बेंजीन के पहले लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल, उसके बाद में फिर बेंजीन। सेकंड वाले का आंसर बताइए जल्दी से। ओके, इसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया है यार बच्चों, इसमें मिक्स हो गया है, मतलब हाँ कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए एक बात बताओ यार, यहां पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस आपको किसमें दिख रहा है? पहले वाले में, थर्ड वाले में? चलो ठीक है, यही तो गड़बड़ है। सुन लो, क्या आपको लगता है कि फर्स्ट और जो थर्ड है ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? याद करो, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के पॉइंट हमने लिखे थे, 11th में भी पढ़े हैं और रिवीजन क्लास में भी पढ़ा है। हाँ, अब मुझे बताओ क्रॉस और कंटिन्यूस में आरएस के लिए किसको हमने प्रायोरिटी देने की बात की थी? क्रॉस को या कंटिन्यूस को? यस, कुछ लोग अभी भी गलती कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोग सही हैं। कंटिन्यूस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा बताई थी। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS having continuous conjugation is more stable than cross conjugation, ये पॉइंट हमने लिखा है जब स्टेबिलिटी काउंट कर रहे थे तब। तो अब देखिए, इसमें और इसमें जब हम बात करने जाएंगे तो यहां पर हम बोलेंगे दैट इज थर्ड, देन इसके बाद में फर्स्ट। इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है, देन 2 एंड देन 4। इज इट ओके? लेकिन ध्यान रखना, ये पॉइंट मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए। इफ दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैं बात नहीं करूंगा, आरएस के लिए मैं उसको यूज करता हूं। अब आते हैं फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में जल्दी से बताइए ऑर्डर क्या आएगा? ओके ओके, लिखते जाइए फटाफट, टाइम दिया था मैंने सॉल्व करने का। और आपको एरो लगाने की जरूरत नहीं, आप तो ऑर्डर नंबर लिख देंगे तो भी समझ जाऊंगा मैं। एरो में टाइम वेस्ट मत करिए आप लोग। गुड, चलिए अब रेजोनेंस, रेजोनेंस है ना,
पहले में रेजोनेंस है कंटिन्यूस 2 डिग्री, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, इट इज कंटिन्यूस 3 डिग्री। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो आखिरी वाला हो गया, इसके बाद पहला वाला हो गया। इन दो में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा मैं मानता हूं, और ज्यादातर लोगों ने आंसर में लिखा भी यही है। जिन्होंने नहीं लिखा है मैं उनसे बात कर रहा हूं। जैसे कुछ लोगों ने 4 को लिखा है। अब यार बेटा प्रणव हो गया, अनुराग हो गया, बेटा क्यों गलती की तुमने ये? क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है। इसका मतलब आप रेजोनेंस नहीं है उसको ज्यादा प्रायोरिटी कैसे दे सकते हो? बच्चे में रेजोनेंस क्यों नहीं है? क्या करता है यार बेटा? ये तो क्वेश्चन तूने पूछना ही नहीं चाहिए। रेजोनेंस के लिए तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए ना। ये कहां कॉन्जुगेशन में है? अल्टरनेट ही नहीं है। भाई बहुत केमिस्ट्री पढ़ना है अपने को, ऑर्गेनिक। ऐसे बेसिक में इतनी गलती नहीं कर सकते अपन। चलिए डबल बॉन्ड। अब यहां देखो sp2, sp2 में अगर मान लो लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो कॉन्जुगेशन में कैसे जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो तो रिंग के प्लेन में होते हैं, और रिंग का प्लेन वाला जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलर वालों से रेजोनेंस कैसे करेगा? ये बताया था कंसेप्ट मैंने एरोमेटिसिटी के समय पे। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे है परपेंडिकुलर, हाउ कैन दे आर इन कॉन्जुगेशन? वो कॉन्जुगेट हो ही नहीं सकते। तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। और दूसरी बात, ये तो विनाइलिक है। अभी मैंने लाइन लिखवाई थी, विनाइलिक हाईली अनस्टेबल होते हैं। अभी मैंने बोला था स्टेटमेंट लिखो, बोला कि नहीं बोला? स्टेटमेंट लिखने के लिए रिपीट भी किया था। जल्दी बताओ। तो जिन्होंने 2 और 3 को ज्यादा स्टेबल बोल दिया, बड़ी गलती कर रहे हो। वो तो जिस स्टेटमेंट को 5 में पहले लिखवाया उसको यूज करने में गड़बड़ कर रहे हो बच्चों। ये गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, तो पहला और फिफ्थ वाले में कंपेयर करना सिखा दिया मैंने। फिफ्थ वाला भी कंटिन्यूस है लेकिन 3 डिग्री है ना, और फर्स्ट वाला 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री हाइपर कॉन्जुगेशन बदल जाएगा ना दोनों का। चलिए, अब इसके बाद में आते हैं, ये तो विनाइलिक है और ये नॉर्मल है। क्या बोलते हो? अब नंबर किसका आना चाहिए? अब नंबर आना चाहिए फोर्थ वाले का, क्योंकि विनाइलिक तो हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब यहां पर आते हैं इन दोनों में। इन दोनों में मुझे बताओ किसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा मैं? यस, चलिए इधर देखिए। इस रेडिकल के इधर sp2, इधर sp3, इस रेडिकल के इधर भी sp2 और इधर भी sp2। आपको पता है sp3 जो होता है उसका डोनेटिंग कैरेक्टर, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, दोनों खत्म है। यहां दोनों लगा नहीं सकते अपन, रेजोनेंस भी नहीं लगा सकते, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगा सकते। अब बचता क्या लगाने के लिए? अब बचता है रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस लगाने की बात, सॉरी इंडक्टिव, इंडक्टिव की जब बात आएगी बच्चों, यहां इसके पड़ोस में एक sp3 है, sp3 का प्लस साइड हम sp2 से ज्यादा मानते हैं। ये आई थिंक प्लस आई का कैरेक्टर हम जानते हैं, क्योंकि कार्बन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा उसका प्लस आई कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से sp2 की ज्यादा है, sp2 से sp की ज्यादा है। कुछ याद करो यार, इस टाइप की बातें हुई है पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी में 2, देन इसके बाद में फिर 3। तो दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हालांकि इसमें आप लोगों का जो रेस्पॉन्स था वो मिक्स था, पर ठीक है, इट्स ओके। क्या इतनी बातें अभी क्लियर हो गई है बच्चों अपने को? चलिए, अब होता क्या बच्चों, आई थिंक नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा ये, क्योंकि साइमल्टेनियसली अपन डिस्कस भी कर रहे हैं। अब होता क्या है, इसी को पूछने का एक तरीका अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है। अब मैं दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन यही है, पूछने का तरीका बदल जाता है। वो देखिए क्या है।
हुआ, हमने ऐसे कुछ हाइड्रोजन लगा दिए, है ना, और क्वेश्चन ये था अरेंज इन ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहां पर पहले एक दो काम की बातें देख लो। जब भी मुझे CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछे, मतलब इट इज होमोलिटिक क्लीवेज। ये लाइन लिखो पहले आप। क्वेश्चन अगर पूछता है, होगा क्या पता है, जब आप क्वेश्चन में गलती करोगे ना, तब आपको फिर से याद दिलाऊंगा, और अगर कॉपी में लिखा है आपने तो जल्दी क्लिक होगा। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब आपको होमोलिटिक क्लीवेज करना है। तो क्या लिखा आपने, लाइन लिख ली, CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मींस होमोलिटिक क्लीवेज। CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मींस होमोलिटिक क्लीवेज। लिखाइए। चलिए दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मींस होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड, ऐसा कर लो, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। अब मुझे बताओ, जब आप CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करोगे तो बनेगा क्या, स्पीशीज क्या बनेगी बीच में? होमोलिटिक क्लीवेज में बनता क्या है, फ्री रेडिकल। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बॉन्ड तोड़ने के बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा है, कौन सा, कार्बन वाला, एच तो अलग हट गया, जो कार्बन वाला फ्री रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। क्यों? अगर रेडिकल स्टेबल है तो बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल is inversely proportional to bond dissociation energy. Stability of carbon free radical is inversely proportional to bond dissociation energy. जितना रेडिकल स्टेबल बनेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम लगेगी। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों बातें आपको क्लियर हो गई है? अब आप इसका जवाब दीजिए मुझे। देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब जहां बनने वाला रेडिकल सबसे कम स्टेबल है, बात पे ध्यान देना। चलिए, आप लोगों ने, बहुत सारों ने गलती की है। अब मैं एक एक से आपको ये जो भी रेडिकल हैं, इन रेडिकल के बारे में बताता हूं। ए को तोड़ने पर यह बनेगा, बी को तोड़ने पर यह बनेगा, सी को तोड़ने पर यह बनेगा,
और डी को तोड़ने पर यह रेडिकल बनेगा। यही काम आपको भी करना था। क्या होता है, जब एक दो लोग गलती करते हैं तो टेंशन नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे लोग गलती करते हैं तो टेंशन होता है। अब मुझे बताओ, रेडिकल की स्टेबिलिटी ए बी सी डी हो गया यार बच्चों। ए बॉन्ड को तोड़ा, बी बॉन्ड को तोड़ा, सी को तोड़ा और डी को तोड़ा। तो हम रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। रेडिकल स्टेबिलिटी कॉपी में लिखते समय ध्यान रखना। पहले रेडिकल स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल इसमें कौन सा है बच्चों? सी। अभी भी बच्चा बी लिख रहा है, कैसे हो सकता है यार बेटा, बी तो हाईली अनस्टेबल है। ऋषभ मैं क्या करूं बेटा? कार्तिक, मतलब बहुत सारे हैं यार। रेडिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा एनर्जी लिख रहे हो, हाँ फिर ठीक है। तो वो ऐसा बताना पड़ेगा ना, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तुम एनर्जी क्या दे रहे हो, तुम्हें जवाब कैसे अपन मैच करेंगे? चलिए, स्टेबिलिटी में कौन है सबसे पहले? सी वाला हो गया। अब इसके बाद अब कौन है? अब बताओ इसके बाद कौन आएगा? ए आना चाहिए, गुड। फिर इसके बाद कौन आएगा? ये तो हाईली अनस्टेबल है, तो डी आना चाहिए, और इसके बाद बी। अब CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करना है? जस्ट उल्टा। तो H के साथ लिख रहा हूं मैं, HB, HD, HA, HC। बहुत सारे लोगों ने सही भी दिया है, और मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं ना कि जब मैं पूछूं ना उस समय जवाब दो, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमें पता चल जाए ना कि उसका आंसर आना चाहिए। चलिए गुड। तो जिन जिन लोगों ने सही किया है बहुत बढ़िया, और जिन्होंने सही नहीं किया है प्लीज फोकस करो। अब मुझे बता यार, जो 6th क्वेश्चन है ये भी तो रेडिकल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है ना? अरे बदला क्या है? पूछने का तरीका। क्वेश्चन तो रेडिकल स्टेबिलिटी का ही है। तो मैंने क्या बोला कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपसे घुमा फिरा करके ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात ही हो रही है, लेकिन उन्होंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात कर दी। अब एक और काम की बात यह सुन लेना, आज मैंने तुमको CH बॉन्ड डिसोसिएशन बोला, कल मैं तुमको कुछ और बॉन्ड डिसोसिएशन बोलूंगा। ध्यान रखना, हर बार होमोलिटिक नहीं होता है, यहां होमोलिटिक है। तो दिमाग में यह फिट मत करना कि जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन पूछो होमोलिटिक कर दो, नहीं, वो मैं आगे सिखाऊंगा। CH बॉन्ड डिसोसिएशन अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो क्या बोलूंगा मैं? होमोलिटिक क्लीवेज। रेडिकल बनेगा, रेडिकल की स्टेबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। यस। अब आता हूं मैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, मैंने आपको बता दिया रेडिकल क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे होती है। अब मैं बताता हूं रेडिकल जनरेट कैसे करते हैं। अरे बात समझ में? तो नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अभी मैंने आपको सिखाया था कि फ्री रेडिकल हम लोग जनरेट करते विद द हेल्प ऑफ हेल्पर। इसका मैंने आपको डिटेल लिख के भी दे दिया। अब मैं आपको यहां पर बच्चों कुछ रिएक्शंस बता रहा हूं जो आपको दिमाग में फिट करना है ना, इन सभी को यूज करते हुए। चलिए देखिएगा, whenever X2 this और हीट, H न्यू भी दे सकते हैं और हीट भी दे सकते हैं। डेल्टा अगर लिखा होता है ना, तो डेल्टा का मतलब हीट होता है। जब भी अपने को क्वेश्चन में डेल्टा लिखा मिले तो डेल्टा का मतलब हीट होता है। तो H न्यू और हीट,
इससे हमेशा अपने को रेडिकल मिलेगा। क्या होगा, मैं क्यों बता रहा हूं ये अब पहले समझ लो। कल को मैं कोई भी कंपाउंड आपको दे दूंगा और आप उसमें रेडिकल बना दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जिन बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा है ना बच्चों, उनको हम लोग तोड़ नहीं पाते हैं। तो हमें यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसी स्पीशीज, एक्स का मतलब हेलोजन है, कुछ ऐसी स्पीशीज हमको यहां सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिनको हम रेडिकल में आसानी से तोड़ सकते हैं। तो अब हम सिलेक्ट कैसे करेंगे भाई? या तो हम सबकी बॉन्ड एनर्जी याद कर लें, कोई मतलब नहीं है, वैसे ही इतना याद करना है तो बॉन्ड एनर्जी याद करके टाइम वेस्ट क्यों करेंगे हम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम उन एग्जाम्पल को लिस्ट आउट कर रहे हैं जो एग्जाम्पल्स हमको आगे क्रॉस होना है, जिनसे हम रेडिकल के जनरेशन की बात करेंगे। तो ऐसे हम लोग यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उनकी मदद से हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे फिर। तो X2 मतलब हेलोजन, हेलोजन को अगर हम लाइट या हीट के उसमें वो करते हैं तो रेडिकल बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज। देन व्हेनेवर यू आर गिवन अ पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड होता है बच्चों, पेरोक्साइड भी लाइट और हीट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरओ रेडिकल। अब आपको एक और बात बता दूं मैं, पेरोक्साइड में बहुत बार हम लोग जो पेरोक्साइड यूज करते हैं वो ये पेरोक्साइड होता है। मैं पीएच, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए मैंने उसका नाम ही लिख दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब यहां पर भी वही है, हीट और लाइट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पीएच COO रेडिकल। अब एक चीज यहां पे अपने को समझनी पड़ेगी, बेंजाइल पेरोक्साइड की एक प्रॉपर्टी है, दिस, इसकी बात कर रहा हूं मैं, रेडिकल प्रिफर टू अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, प्रिफर टू अंडरगो फ्रेगमेंटेशन। मतलब ये जो रेडिकल बना है ना बच्चों, ये रेडिकल बहुत अनस्टेबल है। कारण क्या है, ओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। और आपको तो पता है कि ऑक्सीजन एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना कम प्रिफर करता है, उसको पसंद नहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और होमोलिटिक क्लीवेज होने से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पीएच रेडिकल एंड CO2। तो CO2 यहां से लिबरेट हो जाएगी। अगर पीएच की जगह में R ले लेता हूं, पीएच की जगह में R ले लेता हूं, ये भी ले सकता हूं, तब क्या होगा, तब रिएक्शन तो वैसे ही होगी। सबसे पहले हम लोग लाइट की प्रेजेंस में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RCO रेडिकल एंड दिस विल अंडरगो फ्रेगमेंटेशन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि ये सब चीजें अपने को आगे रिएक्शंस में काम आएगी, मतलब ये ऑलमोस्ट रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट है। तो R रेडिकल प्लस CO2, CO2 का निकलना, CO2 का निकलना इस रिएक्शन को आगे ले जाने का ड्राइविंग फोर्स होता है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम रिएक्शन जहां पर भी रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं वहां पर हम लोग हैलोजन की मदद लेते हैं, क्योंकि हैलोजन के जो बॉन्ड होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। वहां पर हम लोग पेरोक्साइड का यूज करते हैं क्योंकि पेरोक्साइड को हम आसानी से रेडिकल में ब्रेक कर सकते हैं। इज इट ओके? चलिए तो जल्दी से इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कुछ और रिएक्शन रेडिकल फॉर्मेशन की हम लोग पहले देख लेते हैं बच्चों। यस, नेक्स्ट आता हूं मैं। अब देखिए, दीज आर डायजो, ये जो N डबल बॉन्ड होता है ये डायजो ग्रुप होता है। डायजो कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ट्वाइस R रेडिकल प्लस N2। ये जो डायजो कंपाउंड है इसमें हम लोग एक बहुत फेमस एग्जांपल यूज करते हैं, CH3
होल ट्वाइस C CN N डबल बॉन्ड N C CN CH3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं AIBN। इसका पूरा नाम है बच्चों एजो बिस आइसो ब्यूट्रियोनाइट्राइल। एक्चुअल में ये आपको क्या होगा, कभी भी एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा AIBN, तो ये ध्यान रखना। इसको भी जब हम लोग there's a formation of a radical, this radical is formed plus N2, तो ये रेडिकल्स बनते हैं। अगला है बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास में अल्काइल हैलाइड है। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड की एक खासियत है क्या, ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी यहां पे पॉजिटिव और या नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं यहां पर कोई भी रिएक्टिव मेटल डाल दूं, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। उसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है इस R को, जब RX बॉन्ड टूटता है, एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ R रेडिकल। तो R रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। हाँ, अभी तक जितने भी ले रहा हूं मैं सब में H नहीं, यहां पर मैंने मेटल यूज किया है। फिर आते हैं इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मेरे पास में एक रेडिकल है, उस रेडिकल की मैं नॉर्मल किसी पे रिएक्शन करवाता हूं, जैसे RO रेडिकल को मैंने HBr से रिएक्ट करवाया, तो ROH प्लस Br रेडिकल, तो हमने क्या बोला था, ए रेडिकल कैन प्रोड्यूस अनदर रेडिकल। या अगर मान लीजिए मेरे पास में Cl रेडिकल और उसकी रिएक्शन में मीथेन से करवाता हूं, तो ये क्या करता है, ये जो रेडिकल होता है ना, ये यहां से H को अपस्टेट कर लेता है। तो जब ये अपस्टेट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल प्लस HCl। ओके, NO नहीं है बेटा, वो Na है, सोडियम, इट इज Na, सोडियम। AIBN का मैंने फुल फॉर्म लिखा ना बेटा, एजो बिस आइसो ब्यूट्रियोनाइट्राइल, एजो बिस आइसो ब्यूट्रियोनाइट्राइल लिखा था उसका मैंने, उसके नीचे जस्ट देखो नाम लिखा है, कंपाउंड का नाम है वो। Br के आगे डॉट, डॉट मतलब ये रेडिकल ही होता है। फिर से लिख देता हूं मैं उसको, तो आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, अभी प्रोडक्ट पे मत जाओ आप, क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि एसिटी का एग्जांपल, वो सब मैं आगे करवाऊंगा बेटा। एसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना, तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा जो भी रिएक्टिव मेटल है वो, तो रिएक्टिव मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन और वो इस प्रकार से रेडिकल प्रोड्यूस करता है। चलिए अब आप लोग सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। दिस इज फर्स्ट, हो गया, सेकंड, थर्ड। अभी रिएक्शन सभी याद करना बेटा, इनका एप्लीकेशन जब आएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगी। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ,
8 9 एक मिनट, सेकंड चाहिए ना, ये सेकंड ले लो। हो गया सबका बच्चों? 8th वाला, 8th वाला ले लो। लास्ट की रिएक्शन बेटा अगले उसमें यूज करेंगे अपन, ये वुड्स रिएक्शन में सब आता है ना केशव, आगे अपन करेंगे उसकी बात। ये सिर्फ मैंने बताया था कि ये तरीका है, ठीक है। चलिए इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना सब लोग। ओके ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।